नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में जितने भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है, उसके बारे में अपने को पता लगाना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न, वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। तो इसमें ये जो कथन है वो गलत दिया गया है। किसी भी सदन को विघटित नहीं कर सकता, वो केवल और केवल लोकसभा को विघटित कर सकता है। दूसरा है, वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। एकदम सही बात है। वह दोनों सदनों या किसी सदन का सत्रावसान भी कर सकता है, ये भी कथन सही है। और वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में सदन की बैठक भी बुला सकता है। 108 के अंतर्गत है, इसमें वो दोनों सदनों को बैठक बुला सकता है। तो आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 85(2) के अंदर कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो समय समय पर दो काम कर सकता है। एक तो किसी सदन का सत्रावसान भी कर सकता है, और दूसरा है वो लोकसभा का विघटन कर सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 87 है। इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण देता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति वो अभिभाषण देता है, कहाँ देता है वो? तो एक साथ देता है और समवेत सदन में, दोनों सदनों में वो अभिभाषण देता है। यानी 108 अनुच्छेद के तहत वो दोनों सदनों के, मतलब एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में वो अभिभाषण देता है। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? ये अनुच्छेद 87 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और वर्ष का जो प्रथम अधिवेशन या सत्र होता है, इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, परंतु संसद को उसके आह्वान का कारण भी जरूर वो बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? कौन सी इसकी शक्ति नहीं है? अध्यादेशों का प्रख्यापन वो कर सकता है, राष्ट्रपति की शक्ति है ये। उच्च न्यायालय से परामर्श भी वो मांग सकता है 143 अनुच्छेद के तहत। और संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये इसकी शक्ति नहीं है। बाकी ये समाधान करना, अनुच्छेद 72 के अंदर ये दिया हुआ है कि वो किसी भी अपराधी का अपराध वो समाधान कर सकता है। तो इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये उसकी शक्ति में नहीं होता है। आगे बात करते हैं, दोनों संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये अनुच्छेद 86 में दिया गया है। अनुच्छेद 86 में इसका वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का ये अधिकार है। और जबकि अनुच्छेद 72 के अंदर भी ये कहा गया है, अनुच्छेद 72 में कहा गया है समाधान की राष्ट्रपति की शक्ति है। और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अनुच्छेद 123 के अंदर क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति है अध्यादेश निर्गत करने की। अनुच्छेद 143 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्द से शक्ति के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है? 123 के अंदर किसका वर्णन? अध्यादेश जारी करने की, राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति की, या अपर्याप्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संसद की विराम काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के अधिवेशन में आने के 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकता है, यानी 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकता है। संसद एवं अध्यादेशों को स्वीकार करने पर कानून का रूप भी दे सकती है या उसे अस्वीकार भी कर सकती है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भारत के अंदर जो वित्त आयोग है उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये माननीय
राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल का नेता, राष्ट्रपति बहुमत लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। इसके अलावा राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CEAG भी कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है, न्यायाधीश एवं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त कर सकता है। और सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इतनी सारी नियुक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति अनेक आयोग जैसे वित्त आयोग की स्थापना कर सकता है, राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आदि का भी ये गठन कर सकता है। राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है, इसके बारे में देखना है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यों की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। आगे है निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इनके बारे में देखना है। किन के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति, मतलब राष्ट्रपति किन की नियुक्ति कर सकता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष तो इसकी नियुक्ति वो नहीं कर सकता है। संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार तो कितनी बार भेज सकते हैं? तो जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की जो सलाह है, मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है उसको पुनर्विचार तो कितनी बार भेज सकते हैं? केवल एक बार भेज सकते हैं। मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है राष्ट्रपति उसको केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेजता है। दूसरी बार अगर वही मान लो सलाह आ जाती है तो राष्ट्रपति को स्वीकार करनी पड़ती है। तो 1978 के अंदर जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर, इसके द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। परंतु प्रथम बार इस सलाह को पुनः विचार विमर्श के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक यानी धन विधेयक के अतिरिक्त उसको पुनः विचार हेतु लौटाने हेतु राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा कितनी है? यानी भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने हेतु राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा कितनी है? ये होती है 14 दिन की। 14 दिन के अंदर अंदर उसको वापस संशोधित करना पड़ता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को विभाजित किया गया। एक तो कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है। इसके अलावा न्यायिक शक्ति भी होती है, वित्तीय शक्तियाँ भी होती है, आपातकालीन शक्तियों का भी वर्णन किया गया है, सैनिक शक्तियों का भी बताया गया है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। और राष्ट्रपति शासन में प्रतिरक्षक शक्तियाँ ये इसके अंदर काउंट नहीं होती है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है, पहले दूसरा तीसरा, ये तीनों इसके अंदर शामिल है। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति और सैनिक शक्तियाँ ये इसके अंदर काउंट होती है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो कन्फ्यूजन वाला है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है वो राजेंद्र प्रसाद थे। ये लगातार चुने गए थे, 2 बार चुने गए थे। पहले 1952 से 1957 तक थे, फिर 1957 से 1962 तक थे। तो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित की गई तिथि कौन सी है? ये टीचर 2012 के एग्ज़ाम पूछा गया था, उस समय ये करंट का था, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है। तो उस समय की तिथि जो थी 19 जुलाई 2012 थी, 19 जुलाई
2012 थी अगले राष्ट्रपति के चुनाव में। ये करंट का सवाल था जो अभी इसमें पूछा गया है। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव 19 जुलाई 2012 को संपन्न हुए। इस चुनाव में प्रणब मुखर्जी ने पीएम संगमा को हराकर भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। ये 2012 की बात हो रही है, अभी 2022 चल रहा है, 23 चल रहा है, अलग बात है। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पद की शपथ 25 जुलाई 2012 को ली थी। भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित, भारत रत्न पुरस्कार से राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा जा चुका है। ऐसे कौन कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया, राष्ट्रपति बनने से पहले दिया गया, उनका बताना है। तो इसमें आंसर आएगा, तो देखो, एक तो डॉक्टर राधाकृष्णन है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक महान वैज्ञानिक भी थे। तो इन दोनों को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न अवार्ड मिल चुका था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 के अंदर 1954 में उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए और 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया, जिस समय वो केवल उपराष्ट्रपति थे, और अब्दुल कलाम को 1997 के अंदर ये सम्मान दिया गया था। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है, जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? तो इसमें आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये अपन ने पहले पिछले प्रश्न की व्याख्या के अंदर पढ़ लिया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था जब वे भारत के उपराष्ट्रपति थे, उस समय दिया गया था। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध चुने गए थे, जो निर्विरोध चुनाव जीत गए थे, वो राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एकदम निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा के जो पूर्व अध्यक्ष, ये नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका राष्ट्रपति शासन कितने मतलब कब तक राज किया था? 1977 से 1982 तक ये राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो कौन भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष भी थे? तो नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेते हैं? भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की नीलामी कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति, इसका आंसर राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का कमांडर माना जाता है। तो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है वो शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? तो भारत है ना, वो एक संसदीय है, गणतंत्र भी है, गणतंत्र और लोकतांत्रिक भी है, संघीय और संसदीय भी है। लेकिन भारत के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है, गणतंत्र वाली है लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत के अंदर नहीं है। बाकी ये सब शासन प्रणालियाँ भारत के अंदर लागू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सूचियों को सुमेलित करना है। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। तो सबसे पहले देख लो आप, राजेंद्र कुमार ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे, और नीलम संजीव रेड्डी की अगर बात करें तो ये निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे, और वीवी गिरी ऐसे हैं जिनकी पद धारण के दौरान मृत्यु नहीं। जाकिर हुसैन, इधर को सबसे पहले देखो, इसके अंदर है
राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति जो 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे, और जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मतलब पद धारण के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, और वीवी गिरी ऐसे हैं जो इनके जो शासनकाल के अंदर दूसरी बार मतगणना की गई थी, द्वितीय वरीयता की मतगणना की गई थी, और नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखते हैं? तो ये अनुच्छेद नंबर होगा 200, अनुच्छेद नंबर 200 के अंतर्गत ये बताया गया है। अनुच्छेद 200 में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की इनके पास शक्ति होती है। कितने प्रकार के आपातकाल का भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान में मतलब कितनी बार उल्लेख किया गया आपातकाल का? तो 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं जिनको राष्ट्रपति है वो काम में ले सकते हैं। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? यह जर्मनी से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी या वाइमर से लिए गए हैं। संविधान की भाग 18 में आपात उपबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति निर्वाचन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल बताया गया। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक नहीं की गई है। कभी भी भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वे 3 आधार कौन कौन से हैं जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है? इसमें शामिल नहीं है। तो एक तो युद्ध हो तब ये आपातकाल लग सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो तब लग सकता है, और बाह्य आक्रमण हो तब लग सकता है। आंतरिक अशांति के समय यह इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आपात स्थिति अनुच्छेद 352 के अंदर बताया गया है। राष्ट्रपति, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सैन्य विद्रोह, ये 3 इसमें बताए गए हैं। एक तो युद्ध के समय आपातकाल लग सकता है 352 के अंतर्गत, एक बाह्य आक्रमण हो तब, और एक सैन्य विद्रोह हो तब। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह की स्थिति में इसका प्रयोग कर सकता है। आंतरिक अशांति की जगह सैन्य विद्रोह की स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी इस प्रकार की घोषणा 1 माह के भीतर संसद के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। इसे आगे जारी रखने के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा प्रत्येक 6 माह पर इसकी पुष्टि होनी भी जरूरी है। यदि आपात स्थिति सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर लागू की गई है तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए उनको बंद नहीं किया जा सकता है। भारत में आपात उद्घोषणा, भारत में जो आपात उद्घोषणा है वो चीन आक्रमण जो कि 1962-68 के अंदर हुआ था। चीन आक्रमण 1962-68 में हुआ। भारत पाक युद्ध 1971-75 में हुआ, और आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक अब तक 3 बार लागू किया जा सका है। यानी ये आपात है भारत के अंदर 3 बार लागू हो गया है। एक तो चीन का आक्रमण हुआ तब, भारत पाक युद्ध, और एक आंतरिक अशांति के कारण भी इसको काम में लिया जा चुका है। आगे बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अपने को बताना है कौन कौन से कथन हैं जो 356 के अंतर्गत आते हैं।
तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक यथार्थ है, ये इसमें बताया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। ये बात इसमें सही है जो कि अनुच्छेद 356 में कही गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये भी बात 1956 में कही गई है जो कि सत्य है। और इसके अलावा इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, ये इसके अंदर गलत बताया गया है। इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना जरूरी है। तो इसके अंदर पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा। तो राज्यों में जो आपात स्थिति है वो अनुच्छेद 356 के अंदर है। इसके अंतर्गत की गई राष्ट्रपति घोषणा का अनुमोदन संसद के हर 2 माह के भीतर होना चाहिए। दोनों सदनों के विशेष बहुमत के प्रस्ताव से इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की आपात स्थिति की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। अधिकतम इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति शासन राज्य में 1 वर्ष की अवधि के बाद इससे अधिक समय तक संसद द्वारा लागू किया जाए तो चुनाव आयोग से यह प्रमाणित कराना जरूरी है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है। राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अधीन प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पेप्सू राज्य मतलब पंजाब के अंदर पेप्सू राज्य पंजाब राज्य में 20 जून 1951 को लागू किया गया था। कहाँ पे? पेप्सू राज्य यानी पंजाब के अंदर 20 जून 1951 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सर्वाधिक 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे ज़्यादा बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री है इसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा 50 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत वो वित्तीय आपात की बात हो रही है? तो वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत के अंदर लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं वित्तीय आपात स्थिति क्या होती है। 360 के बारे में व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो वित्तीय आपात स्थिति अनुच्छेद 360 में बताया गया है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या इसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख अगर खतरे में है, तो इसको लगता है कि किसी राज्य के अंदर वित्तीय स्थायित्व खत्म हो चुका है या साख खत्म हो गई है, तो यह घोषणा की जा सकती है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की स्थिति कभी नहीं आई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में इसकी धमकी दी गई थी। हालांकि मोरारजी देसाई के काल में इनकी धमकी दी गई थी। अब अगले वीडियो के अंदर हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।